नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गोविंदगढ़ थाने क्षेत्र के रामगढ़ रोड स्थित पारुल रिजॉर्ट के पीछे गुरुवार रात्रि 10 बजे अश्लील गाना बंद करने का उल्लंघन देने पर एक पक्ष द्वारा फावड़े से हमला कर दिया, जिससे युवक के सर में फावड़ा फंस गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई और एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में 2 महिला सहित 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक ने बताया कि वह अलवर से काम कर अपने घर लौटा था। सामने पड़ोसी तेज आवाज में अश्लील गाने बजा रहे थे। घर में बहन बेटियां थीं, तो उसने अश्लील गाना बंद करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने उसके भाई पर फावड़े से हमला कर दिया, जो कि उसके सिर में फंस गया। वहीं झगड़े में किशन पुत्र अमरचंद, बने सिंह, पप्पू, रोहिताश, प्रेम, लज्जा घायल हो गए, जिनमें से 2 की गंभीर हालत देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद थानाधिकारी ताराचंद शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घायल युवक कृष्ण के सर में फावड़ा फंसा हुआ था, जिसे निकालने का प्रयास किया तो असफल रहे। चिकित्सकों ने बताया कि ऑपरेशन से ही फावड़ा निकाला जाना संभव है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों पक्षों में पिछले काफी दिनों से प्लॉटों को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो चुका है। मेरा बड़ा भाई था, वो वहाँ से निकल रहा था बाइक से, तो उनका नाम था बने सिंह। उनको देखे वो बाहर खड़े हुए थे। पप्पू, केदार सैनी, पप्पू सैनी, रोहतास, ये तीनों चारों भाई थे और इनके साथ 2 लोग और थे। जैसे ही इन्होंने गाली दी तो जैसे भाई वापसी गया, हम भी अंदर थे, हमें पता नहीं था। जैसे ही हम इनसे गए, भाई ने पूछा कि गाली वाली दे रहे हो, उन्होंने तुरंत ही भाई पे हमला कर दिया। किस चीज़ से? उन्होंने लाठी डंडे थे उनके पास। जैसे उन्होंने हमला कर दिया, फिर जैसे ही हम गए तो उन्होंने गेट लगा लिया। हम उनसे पूछ रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि छतों पे ईंटें चढ़ा के छतों से ईंटें बरसा दी और उन्होंने लाठी डंडों से हम पे वार कर दिया। उनके गाँव घटना है ये रामबास गोविंदगढ़ की है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पारुल रिसोर्ट के पीछे। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसके पिताजी जो केदार सैनी है, उनके पिताजी ने बोला कि मेरे पास 7 लड़के हैं, एक आध बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह के उन्होंने हम पे हमला किया। उन्होंने फिर लाठी डंडे बरसाए और फावड़ा मारा, जिससे मेरे हाथ पे फावड़ा लगा और एक के सिर पे फावड़ा लगा, जिसका इलाज अब अंदर चल रहा है। अब कौन कौन लोग यहाँ आए अलवर? अभी यहाँ पे 3 लोग आए हैं। क्या क्या नाम है? विजेंद्र सिंह, मान सिंह और कृष्ण। अच्छा, ये 3 लोगों को चोट लगी। लगा है? फावड़ा मेरे हाथ में लगा है, कृष्ण के सिर में लगा है। अच्छा, हाँ, और ऊपर से ईंट बरसाई है। ईंट विजेंद्र के ईंट लगी है। हाँ, और महाराज सिंह यहाँ पे आया है। 4 पेशेंट हम हैं, 2 पेशेंट अभी रास्ते में आ रहे हैं। अच्छा, तो किसी को लेके विवाद हुआ? ये किसी की विवाद नहीं। भाई थोड़ा इधर से आ रहे थे, तो उनके घर के सामने से हमारा रास्ता है, तो रास्ते से निकल रहे थे, तो भाई को देख के उन्होंने गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। अच्छा जी। तो कौन लोग थे फिर? वो केदार सैनी, पप्पू सैनी और रोहतास, वो तीनों 4 भाई थे और 2-3 लोग उनके साथ और थे। कल मन हेड कांस्टेबल में जाब्ता में सरकारी वाहन के कस्बा गोविंदगढ़ में गश्त कर रहा था। दौरान गश्त सूचना मिली कि पारुल गेस्ट हाउस के पीछे सैनी और प्रजापत 2 पक्षों में आपसी में झगड़ा हो रहा है, जिस पर मन हेड कांस्टेबल में जाब्ता के मौके पर पहुंचा। मौके पर जो मजरूब हमसे पहले ही इलाज कराने के लिए CHC गोविंदगढ़ आ गए थे, वहाँ पर मालूमात किया तो बताया कि कोई मोबाइल में गाना बजाने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। हॉस्पिटल में आए मजरूब मिले थे। कुछ मजरूब पहले से ही अलवर इलाज कराने के लिए चले गए। मजरूबों का इलाज कराया और मेडिकल कराने के लिए तहरीर दी गई। कितने लोग घायल हुए? जिसमें सैनी समाज में से 3 थे और प्रजापत समाज में से 5 थे। वार्ड नंबर 24 और 29 में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से परेशान महिलाएं स्थानीय पार्षद सुमन चौधरी के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंची, जहां पर ADM सिटी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या का समाधान करवाने की मांग की गई। सुमन चौधरी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वार्ड नंबर 24 और 29 में जलदाय विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही पानी की टंकियां जलदाय विभाग द्वारा भरी जा रही हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 24 और 29 में पानी की समस्या के चलते कल स्थानीय महिलाएं लामबंद होकर जलदाय विभाग कार्यालय मनु मार्ग पर पहुंची थी, जहां पर अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया गया और अधिकारियों ने कहा था कि वे पानी की समस्या को दुरुस्त करने में सक्षम नहीं है, वे असमर्थ हैं, जो भी करना है वह कर लो। जिसके चलते शुक्रवार को महिलाएं आक्रोशित होकर मिनी सचिवालय पहुंची और ADM सिटी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र की महिलाएं पानी के लिए बहुत परेशान है। ऐसे में पूरे अलवर शहर में पानी की किल्लत हो चुकी है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पहले बुर्जा के पानी से शहर में आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब बुर्जा गाँव के अंदर 15 ट्यूबवेल में से 13 ट्यूबवेल सूख चुके हैं। वहीं एक और ट्यूबवेल अभी सूखने की कगार पर है, इसलिए शहर में पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। प्रॉब्लम चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कल हमने जलदाय विभाग में भी जाके अवगत कराया अफसरों को। अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए और एक पत्र भी लिख के दिया है, वो आप सबके पास पहुंच भी गया और मैं अभी कॉपी भी लाई हूँ उसकी, वो आपको मैं दे भी दूँगी। पिछले 5-6 दिन से एक बूंद पानी नहीं है, टंकी नहीं भर रहे हैं बिल्कुल भी। एक बूंद पानी कैसा होता है, जहाँ कोई बोरिंग है वहाँ पीने का पानी मिल रहा है, नहीं तो 1% पानी नहीं है कहीं भी। हमने कल जलदाय विभाग जाके प्रदर्शन किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पानी देने में सक्षम नहीं हैं, हम पानी देने में असमर्थ हैं, आपसे जो हो वो कर लो आप। कौन सा वार्ड है मैडम? वार्ड नंबर 24 और 29। कितने टाइम की समस्या आ रही है? इससे पहले भी पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या तो काफ़ी, जब से ये सरकार आई है, जब से ये गहलोत सरकार आई है, ये खुद की कुर्सी बचाने में लगी हुई है, होटलों में शिफ्ट है, कुर्सियों से चिपकी पड़ी है कि हमारी कुर्सी चली ना जाए। लेकिन जनता 2023 में इतना ज़बरदस्त जवाब देगी इनको कि कभी ढूंढने लायक कांग्रेस बचेगी नहीं। जो एक तरफ तो राहत कैंप लगा रहे हैं गरीबों के लिए, और दूसरी तरफ देखो तुम राहत में क्या दोगे? जब तुम पानी नहीं पिला पा रहे हो पब्लिक को, तो राहत किस चीज़ की राहत दे रहे हो? आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाना है। जो भी, मैं तो कहना चाहती हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि आए ना बाढ़ में, जो भी आए, उससे आप जवाब मांगें कि हमारे लिए 5 साल में कितना पानी के लिए काम किया, उस हिसाब से जनता वोट करे आने वाले 2023 में। की व्यवस्था कैसे की जा रही है? कुछ नहीं है, पानी है ही नहीं, 1% भी पानी नहीं है। टैंकर आते हैं तो टैंकर भी 0% है। जब आज धरना प्रदर्शन करते हैं, आज किया है तो 10 भिजवा देंगे 15, लेकिन 10,000 पब्लिक हमारे बाढ़ में आती है, 10 टैंकरों से क्या होगा? पूर्व में जिला कलेक्टर रहे जितेंद्र सोनी ने मीटिंग भी ली थी जलदाय विभाग में, जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए थे, उसकी कोई पालना नहीं हुई। अभी नए कलेक्टर अभी तक कोई पालना नहीं हुई। जब पालना करने का इन लोगों का नंबर आया है, इनको पालना करनी थी, इन्होंने सबने दबाव बना के और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से मिलके उस सोनी जी का तबादला करवा दिया। वो एक सोनी जी कलेक्टर इतने अच्छे थे, जो जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती थी वो कलेक्टर उसकी सुनता था, वो सबके काम करवाता था। उसने जो बोरिंगों का आज घोटाला हुआ है, 4 बोरिंगें हमारे बाढ़ में जो लगी हैं, उसमें जो घोटाला हुआ है, जो करके गया ठेकेदार, आज क्या अफसरों के कहने से वो ठेकेदार आ नहीं रहा? क्यों नहीं आ रहा? ये सब मिले पड़े हैं। सोनी जी से मेरी पर्सनल बात हुई, मैंने उनको लेटर लिख के दिया। शोलालपुरा मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने रामगंज बाजार कटला मार्ग पर जाम लगा दिया। यह जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। स्थानीय निवासी नाहर सिंह पांचाल ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वार्ड में पानी की अधिक समस्या बनी है, जिससे वार्ड 15, 16 और 17 में पानी की समस्या से त्रस्त होकर जाम लगाया है। उन्होंने बताया कि यहाँ के पार्षद पहले लोगों के लिए टैंकर मंगा रहा था, लेकिन अब टैंकर भी आना बंद हो गए। इन क्षेत्रों की महिलाएं अब दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा कई बार जलदाय विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए शुक्रवार को पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया है। जाम की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी कमल नारंग मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया और पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे करीब 5-6 रोज से समस्या है पानी की। 5-6 रोज से ज्यादा समस्या आ रही है। टैंकर मंगा करके काम चला रहे थे। कुछ गौर सरकार भी, हमारे पार्षद साहब भी है ना, टैंकर मंगा रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं मंगाते भाग लिए। अब पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि जो कि चारों तरफ से हाहाकार सा मचा पड़ा है। आज करीब है जी, ये वार्ड 15 और 16 17 दिखे ये 17 कौन सा है? ये रामगंज बाजार और शोलालपुरा। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस द्वारा विशेष गश्त अभियान चलाया गया है। शहर के भगत सिंह सर्किल पर पुलिस की कड़ी नाकेबंदी रही। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखे। प्रत्येक चौपहिया वाहनों की सघनता से जांच की गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक के मोबाइल नंबर सहित आने व जाने वाले स्थानों की जानकारी सहित अन्य पुलिसिंग के लिए उपयोगी जरूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की गई। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा जिले के एएसपी, सीओ, एसएचओ सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें अभियानों की प्रोग्रेस रिपोर्ट, महिला अत्याचार केस पेंडेंस,
रोड एक्सीडेंट सहित अवैध शराब को लेकर समीक्षा की गई थी। इसी कड़ी में शहर भर के विभिन्न चौराहों पर नाकेबंदी देखने को मिली। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक इलियास ने बताया कि शहर के विभिन्न चौराहों में हॉट स्पॉट जगहों पर पुलिस की ओर से रात्रिकालीन गश्त में नाकेबंदी की गई है। इस दौरान चौपहिया वाहनों के नंबरों के अलावा सघन जांच की जा रही। संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि देखने पर उक्त को चिन्हित कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इलियास ने बताया, रात्रि के समय में बदमाश प्रवृत्ति के लोग ट्रैवल करते हैं, साथ ही आपराधिक गतिविधि होने के चांस भी दिन के मुकाबले रात्रि में अधिक होते हैं, जिसे लेकर पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। नाकाबंदी डेली चलती है, वाहन संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए चलती है और उसी क्योंकि रात्रि में अपराधियों की ज़्यादा गतिविधियाँ रहती है, आवागमन रहता है, तो उनकी चेकिंग के लिए एहतियात के तौर पे नाकाबंदी की जा रही है और प्रत्येक वाहन को चेक करते हैं, सवारियाँ चेक करते हैं, कहाँ से इनको डाउटफुल है तो उनको नोट करते हैं, चिन्हित करते हैं। बाकी सर ये बाइकें हैं, इनको ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि इनको भी रोक के एक बार चेक किया जाए। एक्चुअल क्या है, अभी समय 11 बजे ही हुआ है, देर रात तक है, क्योंकि लोग सिटी के ही हैं, लोकल हैं अभी और आवागमन है, अभी गर्मी का टाइम है तो अभी चेक कर रहे हैं, हम सभी को चेक कर रहे हैं, बाइकों को चेक करेंगे, कारों को चेक करेंगे। ये 11 से 12 अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग चौराहे के। कोतवाली की 11 से 12 रहती है, फिर 2 से 3 रहती है और प्रत्येक चेतक और मोबाइल्स लगे हुए हैं, उनके अलग अलग चौराहे पर अलग अलग टाइम है वो हो रहे हैं। किस प्रकार से संदिग्ध गाड़ियों की पहचान की जाती है? संदिग्ध पहचान लेते हैं, कोई नहीं, वो तो डाउटफुल होता है तो उनको रोक कर चेक करते हैं, उनके आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हैं, ID कार्ड वगैरह, और कोई डाउटफुल होता है तो प्रभावी कार्रवाई करते हैं, जो भी है MJ के तहत या वो शिकायत। कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोप में फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2023 को कृष्ण कुमार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस द्वारा जांच करने पर मामला सही पाया गया, जिसमें एक आरोपी राजा और पप्पू पुत्र पुनियाराम निवासी लादिया मोहल्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, दिनांक 8 मार्च 2023 को मुस्तकीस कृष्ण कुमार पारिक द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुलजिमान राजा उर्फ पप्पू व अन्य के द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा था और अनुसंधान के दौरान कल दिनांक 18 मई को मुलजिम राजा उर्फ पप्पू पुत्र पुनियाराम निवासी लादिया मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया था और आज इस शख्स को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या किसकी क्या आरोप है? क्या हाँ, जानलेवा हमले का आरोप था, जिसके संबंध में इसको गिरफ्तार किया गया है और ये मुख्य आरोपी है। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन कुर्सी पाना चाहते। ये बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामिके ने अम्बेडकर नगर स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 वर्ष से कांग्रेस सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन यहाँ महिलाएं और बालिकाओं के साथ अत्याचार सहित रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, डकैती हो रही है, आए दिन गोलियां चल रही हैं। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन फिर भी यहां अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में उनके द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही गई थी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं रोजगारी भत्ता बढ़ाने के वादे किए गए थे, लेकिन गहलोत सरकार के ये सारे वादे खोखले निकले। उन्होंने महंगाई राहत शिविर को लेकर कहा कि यहाँ की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के अंतिम बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में घरेलू 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन राहत कैंप लगाकर यहां के लोगों को गर्मी में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब यह बजट घोषणा थी तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई औचित्य नहीं है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जब पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया गया था तो गहलोत सरकार ने क्यों नहीं किया। सभी प्रदेशों में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर कम वैट लगाया गया है, इसलिए वहां पर राजस्थान की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। वहीं पिछली बार वसुंधरा सरकार में किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाती थी, जो अब गहलोत सरकार द्वारा किसानों को 2 से 3 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही उस समय 2 प्रति यूनिट थी, जो अब 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। सरकार द्वारा राहत कैंप लगाकर केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है, न कि प्रदेश की जनता का भला किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता में हमारे साथ अलवर की जिला अध्यक्ष
अशोक जी हैं, अलवर जिले के प्रभारी रोशन जी हैं, हमारे दोनों विधायक मंत्री हैं। पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, परंतु पिछले 4.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है यह देखने को नहीं मिल रही। और पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान प्रदेश में 2 पावर सेक्टर बने और वो आज तक चल रहे हैं। गहलोत साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट जी उस कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। इनके आपसी अंतर कलह के कारण, इनकी आपसी लड़ाई के कारण राजस्थान प्रदेश की जनता पिछले 4.5 वर्षों से पिस रही है। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस कांग्रेस की सरकार से, गहलोत से ये पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कहीं डकैती पड़ रही है तो कहीं सरेआम गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई कन्हैयालाल की, वो भी जनता पूछना चाह रही है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया, ये भी जनता पूछना चाहती है। भीलवाड़ा में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए दंगे फसाद हुए, जोधपुर में हुए, करौली में हुए। पूरे राजस्थान प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बना, जबकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, परंतु उन्होंने 4.5 वर्षों तक लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम किया, राजस्थान प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम नहीं किया। आज राजस्थान प्रदेश का बेरोजगार युवा भी गहलोत साहब से पूछता है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था कि 3500 रुपया प्रति माह उसको भत्ता दिया जाएगा, वो भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में निरंतर पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, 18 बार पेपर लीक हुए। पूरे भारतवर्ष में अकेला राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पर इतनी बार पेपर लीक हुए, और ये केवल मात्र सरकार की निष्क्रियता के कारण ये पेपर लीक हुए। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस बात को भी पूछती है कि आरपीएससी का जो सदस्य, क्या नाम था उसका, कटारा जी को बनाया, तो उसको किसने बनाया? क्या उसको मेरिट के हिसाब से बनाया गया या उसको सिफारिश के माध्यम से बनाया गया, जो पेपर लीक में पूर्ण रूप से संलग्न थे? आज राजस्थान प्रदेश की जनता गहलोत साहब से पूछना चाहती है कि कटारा जी को किसके कहने पे आपने बनाया था, किस मेरिट के आधार पर आपने बनाया था, किसकी सिफारिश पर बनाया था? राजस्थान प्रदेश की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के जो लीडर हैं सचिन पायलट जी भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश की जनता, राजस्थान प्रदेश का किसान भी इस बात को पूछता है कि आपने घोषणा पत्र में किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था, तो क्या वो संपूर्ण कर्ज माफी कर दी? आज किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसी कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया था कि हम 5 वर्षों तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, परंतु 6 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई।
18 बार सरचार्ज लगाया गया और बिजली को महंगा करने का काम किया गया। सरकार ने 2022-2023 के बजट में इस बात की घोषणा की थी कि 100 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त दी जाएगी। आज 90 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए, परंतु अभी तक ये योजना नीचे तक लागू करने का इस सरकार ने काम नहीं किया। राज्य सरकार ने 3 साल से फ्यूल सरचार्ज के नाम से 1,39,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं पर हर माह वसूली जा रही है और इसका आंकड़ा यदि आप देखोगे तो 3,700 करोड़ रुपया सरचार्ज के रूप में इस राजस्थान प्रदेश की जनता पर इस कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने बोझा डालने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक नया टैक्स भी लगाया, 7 पैसे प्रति यूनिट अडानी टैक्स लगाया। अब आप पूछोगे अडानी टैक्स क्या? वैसे आप सबको मालूम है, जब ये कोर्ट में जो केस चला, जो अडानी को जो पुराना भुगतान करना था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें सरकार की पैरवी कमजोर होने के कारण वो केस हारी। तो केस तो सरकार हारी, परंतु उसका बोझा भी जनता को सहना पड़ा 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। राजस्थान प्रदेश विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। प्रदेश में 17,143 मेगावाट के विद्युत संयंत्र लगे होने के बावजूद इनसे पैदा होने वाली बिजली में प्रदेश की जनता को केवल मात्र 3,326 मेगावाट यूनिट मिल रही है। प्रोडक्शन तो 17,000 समथिंग का है, परंतु राजस्थान प्रदेश को केवल मात्र 3,326 मेगावाट की बिजली मिल रही है। कुल उत्पादन का 23% राजस्थान सरकार को मिल रही है और 77% जो प्राइवेट विद्युत कंपनियां हैं उनको बेची जा रही है। जबकि होना ये चाहिए, पहले राजस्थान प्रदेश की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, परंतु इसमें भी कांग्रेस सरकार की उनसे जो मिली भगत के कारण ये स्थिति हो रही है कि 23% तो राजस्थान प्रदेश को मिलता है और 77% बाहर उपयोग हो रहा है। आज राजस्थान प्रदेश में पेयजल संकट है। पेयजल की स्थिति 72 होती जा रही है। 11,440 गांव में पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई होती थी, परंतु इस सरकार के भुगतान नहीं करने के कारण पेयजल व्यवस्था जो टैंकरों से होती थी वो भी ठप पड़ गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जल मिशन का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की स्कीम थी, परंतु इस राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी ने भी उस योजना का पूरा लाभ लेना इस राजस्थान प्रदेश में उचित नहीं समझा। वो दिल्ली से केंद्र सरकार से पैसा आया 462 करोड़ रुपया, वो भी प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, कहीं मोदी जी पॉपुलर नहीं हो जाएं, इसलिए इस योजना को भी उन्होंने सही ढंग से लागू करने का काम नहीं किया और राजस्थान प्रदेश की जनता को जो केंद्र सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनसे महरूम करने का काम किया। इस प्रकार कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं कि राहत कैंपों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सीधा जनता को उसका बेनिफिट दे सकते थे क्योंकि आपकी ये बजट घोषणा थी, परंतु इस राहत कैंपों के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता को भर गर्मी में परेशान किस प्रकार से किया जाए उस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और इस योजना को 3 महीने तक आगे कैसे खिसकाया जाए उसके तहत काम कर रही है। आज यदि इस गहलोत साहब को महंगाई कम ही करनी थी, महंगाई में राहत ही देनी थी, तो 4.5 वर्षों पहले देनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी। अब तो ये सरकार केवल मात्र 6 महीने की बची है, उसमें भी 3 महीने आप इसमें राहत कैंप में लगा रहे हो और 3 महीने आप फायदा देने का काम करोगे।
इस प्रकार से राजस्थान प्रदेश की जनता अब इस सरकार के बहकावे में नहीं आने वाली, इसके छलावे में नहीं आने वाली। ये भ्रष्टाचार के आखंड तक डूबी हुई सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार पूरे भारतवर्ष में सबसे भ्रष्टतम सरकार। हम नहीं कह रहे, हम तो आरोप लगा ही रहे थे। आज आरोप उनके मंत्री भी लगा रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों ने खुद भ्रष्टाचार किया। तो ये केवल मात्र 4.5 वर्षों तक 2 पावर सेक्टर इस कांग्रेस की सरकार के बने रहे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी। मैंने कि जैसे पहले कहा, गहलोत जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, सचिन जी उसे हथियाना चाहते हैं। इसलिए कोरोना काल में भी ये कांग्रेस की सरकार, पूरी की पूरी सरकार, जब सरकार को जनता के बीच में होना चाहिए था तो जनता के बीच में नहीं थी, 5 स्टार होटलों में आराम कर रही थी और अपनी सरकार को बचाने की जुगत कर रही थी। आज भी गहलोत जी ये योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ नहीं देना चाहते, केवल मात्र अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। परंतु इस बार जनता ने ठान लिया है कि अगली बार 2023 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ यहाँ पे प्रदेश में सरकार बनाएगी। केरली में सैन समाज की धर्मशाला तोड़ने के मामले को लेकर गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर पुखराज सैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए भगवान सिंह सैन ने बताया कि खेरली में सैन समाज की धर्मशाला बनी हुई है, उसे अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जबरन पूर्व में तोड़ दिया गया। उस समय उन्होंने एसडीएम को इस बात से अवगत कराया था, लेकिन अब धर्मशाला के रास्ते पर एक गेट लगा दिया गया है और रास्ता रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैन समाज द्वारा यह जमीन 2007 में खरीदी गई थी। वहीं धर्मशाला के आसपास जमीन पर बने प्लॉटों को भी अन्य समाज द्वारा तोड़ा गया है, जिससे सैन समाज में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द से जल्द समाज के लोगों को न्याय मिल सके। हम सैन समाज खेरली अलवर से आए हैं। हमारी सैन समाज की धर्मशाला खेरली में बनी हुई है, उसके द्वारा एक अनर्ग खटिक समुदाय के लोगों ने और उसको बर्बली हमारी तोड़ फोड़ करके और उसको तहस-नहस कर दिया और हमारे रास्ता को रोकने के लग गया। उस समय हमारी मिलके बात हुई थी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबके बीच में हुई थी, बैरवा साहब एमएलए साहब के साथ में भी हुई। तो उन्होंने कहा था अगर भाई रास्ता तुम्हारा छोड़ दिया जाएगा। अब उस पर चोरी से गेट लगा लिया गया है और समाज को गुमराह कर रहा है एक आदमी है जो, जबकि हमने उस जमीन को पैसे देकर मोल ली थी, 2007 में ली थी और वो एससी की जमीन हमारे मोल ना मतलब रजिस्ट्री ना होने के चक्कर में बर्बली प्लॉट काटे गए थे। उसमें एक नहीं 100 प्लॉट काटे गए हैं और जो सभी को ध्वस्त करते हुए हमारी सामाजिक संस्था को नुकसान पहुंचाया है, जो हम हर संभव सहन नहीं करेंगे। इसको हम प्रशासन से अपनी गुहार लगाएंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे और हमारा हक दिलाया जाए। और हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए, इस विषय में अवगत कराने आए। पहले इससे पूर्व में हमने एसडीएम साहब को अवगत करा दिया था। और खेरली प्रॉपर खेरलीगंज खेरली। युवा रिवॉल्यूशन अध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में संगठन द्वारा नगर परिषद कमिश्नर फतेह सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपकर कोटपुतली शहर में शहीद स्मारक अथवा शहीद सर्किल बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा है कि शहीद सर्किल पर भगत सिंह की प्रतिमा लगवाई जाए ताकि शहीदों को उचित सम्मान दिया जा सके। चौधरी ने बताया कि कोटपुतली को हाल ही में जिला घोषित किया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में शहीद सर्किल होना चाहिए। क्षेत्रवासियों की मांग पर शहीद सर्किल का निर्माण कर भगत सिंह की प्रतिमा लगानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्रीपाल कसाना भी मौजूद रहे। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों की लोकेशन माणा बाबा जोहड़ पर आई। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर हवाई फायर किया और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के कैंप पर गाड़ी का टायर फट गया। इन बदमाशों को पुलिस ने पीछा कर रेलवे लाइनों के पास से पकड़ा है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मऊ निवासी राजू सामोता और शुभम चौधरी तथा लाखनी निवासी राजवी राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के बदमाश हैं, जिन पर अनेक थानों में मुकदमे दर्ज है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल सहित जिंदा कारतूस और 12 बोर की बंदूक तथा
फायर किया हुआ कारतूस से एक लोहे की पाइप, बिना नंबरी कैंपर गाड़ी बरामद की है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करके अन्य वारदातों के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बदमाश बिना नंबरी कैंपर गाड़ी लिए हुए हैं, जिनके पास हथियार है, किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिक्कर को बदमाशों के बारे में अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा बदमाशों का पीछा किया गया। तो बदमाशों की लोकेशन लाखनी ग्राम में माना बाबा जोड़े में इनकी लोकेशन पाई गई, जिस पर पुलिस टीमों के द्वारा दबिश दी गई। तो बदमाश उन्होंने पुलिस टीम को देखते हुए उनके ऊपर हवाई फायर किए तथा अपनी कैंपर गाड़ी से पुलिस की गाड़ियों के टक्कर मारने का प्रयास करते हुए भगाने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा क्रॉस फायरिंग की गई तथा क्रॉस फायरिंग में उनका कैंपर गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने के पश्चात वो बड़ी लापरवाही पूर्वक गाड़ी मौके से गाड़ी चलाकर भाग गए, जिनकी टीमों द्वारा पीछा करते हुए रेलवे ट्रैक के पास में उन बदमाशों को दर्द पहुँचा, जिनमें बदमाशों से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व एक 12 बोर पिस्टल, उसके साथ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने पीछा करके 3 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम राजू सामोता, एक का शुभम चौधरी, एक का राजवीर राजपूत उनका नाम है तथा 2 साथी अंधेरा होने के कारण मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। जो बदमाश अभी गिरफ्तार हुए हैं तीनों, उनके पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, कई थानों में वांछित भी है, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। अभी उनकी पुलिस अभिरक्षा प्राप्त की गई है, जिनसे उनका अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त बदमाश काफ़ी शातिर बदमाश है, जो किसी डकैती की योजना बनाने के तौर पर यहाँ आए थे तथा कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। उससे पूर्व ढिंगस पुलिस ने उन तत्परता दिखाते उनको गिरफ्तार किया है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने लोगों के मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर सब्सक्राइब करवाने का टास्क दिया और मोटे मुनाफे का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी दीपक नायक, गजेंद्र मीना, अनिरुद्ध यादव, राजा अय्यर और सलमान खान कोटा के महावीर नगर, राजपुरा, मानस गांव सहित बूंदी और अजमेर के विजयनगर के निवासी हैं। आरोपी दीपक नायर के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 241, जबकि आरोपी सलमान खान के खिलाफ 151 शिकायतें पहले से दर्ज है, जबकि राजा अय्यर के खिलाफ भी 5 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। ठग गिरोह द्वारा लोगों को पैसों का लालच देकर मुंबई बुलाकर फर्जी खाते खुलवाकर भी राशि जमा की जाती है। वहीं गिरोह के सदस्य आम लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाकर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। गिरोह के सदस्यों द्वारा मुंबई में फर्जी फर्म बनाकर ठगी के पैसों को अन्यत्र खातों में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। इस मामले में फरियादी महकनामा ने साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके अनुसार उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन लिंक भेजकर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई और सब्सक्राइब करने का टास्क दिया। आरोपी ने मोटे मुनाफे का झांसा देकर बड़ी राशि इन्वेस्ट करवाई और फरियादी से 6,74,280 रुपए एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी आधार पर आरोपियों की तलाश की और बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण किया तो करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात का पता चला। आरोपियों से कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये भी एक साइबर क्राइम का नायाब तरीका इन्होंने अख्तियार किया। कुछ साधारण से व्यक्ति जिनके की बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुले हुए थे, उनको अपने प्रलोभन में लिया और उनसे कहा कि हम विभिन्न प्रकार की कंपनी खोलेंगे और ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के माध्यम से करेंगे और इसमें एक प्रक्रिया होगी, 2-3 महीने चलेगी, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। उसके तहत उन्होंने कोई टास्क दिया, ये छोटा सा टास्क है, 1 दिन में पूरा करिए। तो व्यक्ति जो जुड़ गए और जिन्होंने अपना अकाउंट नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के हवाले कर दिया, बदले में उनको किसी को 50 रुपये का इनाम, 100 रुपये का जो भी था कि ये आपका पारितोषिक है, रिवार्ड है, ये धनराशि मिल गई। ये धीरे धीरे बढ़ती है। फिर उन्होंने कोई गेम उसके साथ खेलना चालू किया ऑनलाइन। तो एक तरफ तो फ्रॉडस्टर्स हैं जो अपनी कंपनी बताते हैं और एक तरफ आम जनता है जो उसमें शुरुआत में इस लालच में फंस रही है कि 50 रुपये से शुरुआत होती है, फिर 500 होती है, 5000 होती है। फिर वो आते हैं कि साहब आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका हम डेढ़ा करेंगे, डबल करेंगे। अब वो उनका फ्रॉड यहाँ से चालू होता है। अभी तक उन्होंने लालच में आपको बांध लिया कि आप 1 लाख लगाइए, 3 महीने में ये जो कंपनी है ये हम बढ़ा करके इसको डेढ़ा कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे, 2 लाख कर देंगे। अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड तमाम जो हमारे पास मौजूद है, जो इन फ्रॉडस्टर से हमें प्राप्त हुआ है,
हमारा ऐसा मानना है लगभग ट्रांजैक्शन तो 5,000 करोड़ के हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है 150 करोड़ का तो हमने उसमें साबित पा लिया है। आगे का अनुसंधान जारी रहेगा। इसमें हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है। ये भी सब पैन राजस्थान के लेवल पे अलग अलग जगह से जुड़े हुए लोग हैं। सलमान खान, दीपक नायक, अनिरुद्ध यादव, राजा अय्यर, गजेंद्र मीणा, ये अलग अलग जगह के रहने वाले लोग हैं। इसकी जो प्रेस रिलीज़ है मैंने आप लोग को उपलब्ध कराई है। तो ये साइबर थाने का जो नवाचार मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने प्रयास किए थे। अब ये नया चीज़ थी तो हमें धीरे धीरे अब इसमें सफलता मिलनी प्रारंभ हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पावटा पंचायत समिति परिसर में आयोजित दिव्यांगजन निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली एवं पावटा पंचायत समिति के 173 दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक अंग उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में राठौड़ ने दिव्यांगजनों को MR किट, वैसाखी, छड़ी, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, रोलेटर ट्राईसाइकिल, CP चेयर, कान की मशीन और कृत्रिम अंग वितरित किए। सांसद राठौड़ ने केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अपने परिवार, समाज और देश के लिए सामान्य व्यक्ति से भी अधिक काम कर सकते हैं। दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में जीतकर विश्व में भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों की ताकत को समझते हुए उन्हें व्यवहार से ही नहीं बल्कि कानून से भी मजबूत बनाया है। मोदी सरकार ने 1995 के कानून में लिखित दिव्यांगजनों की परिभाषा को बदला है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों को विशेष ऋण दिए जाते हैं। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात के संबोधन के अंदर एक ही बार में पूरे भारत के अंदर विकलांग नहीं दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करो और इनको सम्मान दो। एक शब्द के परिवर्तन से एक समाज के अंदर एक व्यवहार में बदलाव आया, दिव्यांगजनों को सम्मान मिला और ऐसे न जाने कितने करोड़ लोग हैं जिनको इस सम्मान से लाभ मिलेगा। और ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव तक सीमित नहीं रखा प्रधानमंत्री जी ने। 1995 के अंदर एक कानून बना था दिव्यांगजनों की परिभाषा का, उसी परिभाषा से चलता आ रहा था 2014 तक। और उस दिव्यांगजनों की परिभाषा के अंदर मात्र 7 कैटेगरी थे जो दिव्यांगजन थे, वहीं तक ही सीमित कर दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 के अंदर कानून में बदलाव करा और 7 कैटेगरी से बढ़ाकर उसको 16 कैटेगरी शामिल। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित श्री देवनारायण 21 कुंडलीय महायज्ञ 13 मई से 21 मई तक देवडोंगरी लुहाकना मोड़ धोली कोटी पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजन से जुड़े लखनदास महाराज ने कहा कि यज्ञ करने से हम भारतीय संस्कृति से जुड़े रहते हैं, वहीं इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। ऐसे कार्यक्रमों में सभी को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान इंद्राज गुर्जर, भागीरथ, शिंबू हवलदार, रोहिताश, विक्रम मीणा, राजकुमार वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम गुरुवार को प्रकाशित हुआ। वहीं विमल स्कूल चिरूनी के विद्यार्थियों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए हर वर्ष की भांति इस बार भी टॉपर्स की लाइन लगा दी। इस पल को यादगार बनाने तथा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह विजय जुलूस का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर इति पुत्री महेंद्र सिंह, अंकिता पुत्री सुंदरलाल, मोनिका पुत्री दुलीचंद, अंकित पुत्र महेंद्र, निर्भय पुत्र दीपक कुमार, आशिका पुत्री ज्ञानचंद सहित अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, मेडल एवं गुलदस्ता प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर बेहतरीन सफलता अर्जित की है। विद्यालय प्रबंधन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करके देश के होनहार भविष्य को एक सुनहरे मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। इस दौरान वीरेंद्र शर्मा, शंभुदयाल शर्मा, धनीराम सारण, शीला कुमारी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित डिगावड़ा बस स्टैंड के पास स्थित एक मोबाइल की दुकान की शटर तोड़कर अज्ञात चोर करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि राजगढ़ के कीर्ति नगर निवासी पिंकू शर्मा उर्फ हेमचंद शर्मा ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया कि डिगावड़ा बस स्टैंड के पास उसकी मंशा मोबाइल के नाम से दुकान है। 18 मई को सुबह करीब 5 बजे उसके पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर बताया कि उसकी दुकान की शटर टूटी हुई है। इस पर वह दुकान पर पहुंचा और देखा कि दुकान की शटर चोरों ने तोड़कर उसके अंदर रखे सामान, मोबाइल और एसेसरीज सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। रिपोर्ट में उसने बताया कि अब तक उसकी दुकान में चोरी की 5 वारदातें हो चुकी हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी डिगावड़ा मनसा मोबाइल के नाम से दुकान है। मैं रात को रोज की तरह 8 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर राजगढ़ चला गया था। सुबह 5 बजे मुझे सामने पड़ोसी दुकान वालों ने फ़ोन करके बोला कि आपकी दुकान में शटर टूटी हुई है। फिर मैं अपने वहाँ से आया और शटर तो टूटी हुई थी। ऊपर जाकर देखा तो पूरी दुकान से सारा सामान करीबन 70-80 मोबाइल, 14-15 एंड्रॉयड मोबाइल रिपेयरिंग वाले और कवर, ग्लास, एसेसरीज वगैरह करके करीबन 2.5 से 3 लाख का सामान चोरी करके ले गए। और उसके बाद मैं पुलिस में जाकर FIR वगैरह करा और ये मेरी 5वीं बार वारदात है। इससे पहले कई बार चोरी हो चुकी है? 5 बार दुकान की चोरी हो चुकी है। इससे पहले? हाँ, इससे पहले। राजस्थान शिक्षा बोर्ड 12वीं साइंस के परीक्षा परिणाम में कठुमर GIS की छात्रा अंजलि शर्मा ने अलवर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अंजलि ने राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसान कृष्णा शर्मा और मां सरोज शर्मा की बेटी अंजलि शर्मा ने 98.80% अंक प्राप्त किए हैं। अंजलि के जिले में टॉप करने पर GIS प्रबंधक मनोज चौधरी ने खुशी जताई है। वहीं अंजलि के घर मसारी गांव में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान सभी द्वारा अंजलि का सम्मान किया गया। खैरतल को तहसील बनने पर शुक्रवार को तहसील कार्यालय का उद्घाटन समारोह किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि विधायक दीपचंद खेरिया का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी जनप्रतिनिधि और मेरे कर्मठ कार्यकर्ता ही उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को सभी लोगों ने मिलकर सिलिया पट्टी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि बंटी खेरिया, शिवचरण गुप्ता, जयप्रकाश हेडाऊ, रामचंद्र कामरेड, राजेंद्र चौधरी, देशराज जांगीर, पूरण सिंह राता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खेरिया के अथक प्रयासों से वार्ड नंबर 2 खैरतल गांव में 3 फेज बोरिंग का कार्य शुरू किया गया। नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए खैरतल क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सही कराने का कार्य विधायक दीपचंद खेरिया द्वारा कराए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता के सामने पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए क्षेत्र में अनेकों बोरिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर अशोक हेडाऊ, नारायण छगानी, राजेंद्र चौधरी, कर्ण चौधरी, मोहन शर्मा, उदय यादव, मुशर्रफ खान, मामचंद वाल्मीकि सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में चूड़ी मार्केट के दुकानदारों ने सेवानिवृत्त हुए कमांडेंट रघुवीर दयाल डीएसपी पुलिस ऑफिसर का फूलमाला और साफा बांधकर स्वागत किया। चूड़ी मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए पश्चिम बंगाल में पोस्ट डीएसपी रघुवीर दयाल का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान लाजपत राय, निहालिनी, जीतू चंदानी, श्याम सैनी, सोनू अमर सिंह, पवन झालानी, कार्तिक सहित अनेक व्यापारी एवं लोग उपस्थित रहे। कठुमर की ग्राम पंचायत इसरोदा और मैथना में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का दूसरे दिन समापन हुआ। समापन पर उपखंड अधिकारी लाखन सिंह और तहसीलदार राजेश मीणा ने महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से व्यवस्था की। इनके द्वारा कैंप में आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मैथना में सुकेश गुर्जर द्वारा कैंप में आवश्यक व्यवस्था की गई। इस दौरान तहसीलदार राजेश मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी, योगेश टाक, महेश शर्मा, हीना यादव, हेमू गुर्जर
गुर्जर, राकेश बैरवा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। करौली जिले के हिंडौन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि राज्य में बिजली की दरें, फ्यूल चार्ज बढ़ाने, बिजली भीषण गर्मी में हो रही अघोषित बिजली कटौती सहित कई जन समस्याओं को लेकर हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस प्रदर्शन के दौरान जिला किसान मोर्चा के महामंत्री वीर सिंह जाटव, प्रहलाद शर्मा, लज्जा रानी अग्रवाल, शिवराम गुर्जर, पप्पू गुर्जर सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने उपखंड अधिकारी एसडीएम हिंडौन सिटी जिला करौली में एक ज्ञापन दिया। सभी मित्रों ने, दोस्तों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ज्ञापन दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिजली पानी के खिलाफ, बढ़ी हुई बिजली की दरों के खिलाफ। आज 4-4 दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट नहीं आ रही है। जब लाइट नहीं आएगी तो कहाँ से जानवर पानी पीएंगे, कहाँ से इंसान पीएंगे? पक्षी तो दिना दिन कम होते ही जा रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार जो कैंप लगा रही है, कैंप का कोई फायदा नहीं है। कैंप क्यों लगे? सब डाटा उसके पास है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास सिलेंडर है, किसके पास क्या है, पूरा डाटा है। तो क्यों जनता को गुमराह किया जा रहा है? किशनगढ़ बास कस्बे में संत शीतलदास महाराज के वर्षीय उत्सव कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस अवसर पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं माचा ग्रामवासियों द्वारा पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव का साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मनोज मित्तल, तेज सिंह सैनी, संदीप वलेचा का भी स्वागत सम्मान किया गया। किशनगढ़ बास में गांव घाटा बम्बोरा स्थित गौशाला में हालात दयनीय बने हुए हैं। यहां भारी अव्यवस्थाओं का आलम बरकरार है। गौशाला समिति की देखरेख के अभाव में गायों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे तो गायों के नाम से राजनीति करने के लिए बहुत से लोग मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन घाटा बम्बोरा स्थित श्री कृष्ण गौशाला समिति की लापरवाही और देखरेख के अभाव में इन दिनों यहाँ गायों के मरने का सिलसिला जारी है। बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी और किसान नेता शेर सिंह चौधरी ने शुक्रवार को गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में करीब 8 गाय मृत अवस्था में मिली और सुबह 10 बजे तक भी गायों को चारा पानी नहीं डाला गया था। इस दौरान इन्होंने गौशाला में बदहाल सफाई और अन्य अव्यवस्थाओं को देखकर गौशाला में मौजूद कर्मियों को फटकार लगाई। वर्तमान में इस गौशाला में 5 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि यहाँ कार्य करने के लिए 15 कर्मचारियों की आवश्यकता है। टपुकड़ा कस्बे में भाजपा अलवर उत्तर जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में टपुकड़ा तहसील कार्यालय के सामने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हर्ष यादव ने बताया कि कांग्रेस सरकार एक तरफ तो महंगाई राहत कैंप लगाकर 100 यूनिट बिजली फ्री कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर 300 से 400 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार के इस कृत्य से आमजन त्रस्त है, इसलिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से बढ़ाए गए चार्ज को वापस लेने तथा बिजली और पानी की किल्लत को दूर कर सुचारू रूप से सप्लाई कराने का अनुरोध किया गया है। यदि इनमें सुधार नहीं हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस अवसर पर कालू महाजन, अनूप यादव, ओमवीर चौहान, संजय गुप्ता, नेहा गोयल, शीला चौहान, संदीप दायमा, मनोज जांगिड़ सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को हरसोरा थाना पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध 12 बोर, 8 जिंदा कारतूस, लाठी डंडो, छुरा सहित हथियार, बोलेरो गाड़ी और बाइक बरामद की है। हरसोरा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बांसुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत छींड में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में घूम रहे हैं, जो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना के पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते हुए मोटुका निवासी मंजित पुत्र रामचंद्र जाट, बगड़ तिरहार निवासी गोपाल सिंह पुत्र गुरु बच्चन, कालू सिंह बग्गू पुत्र बलवीर सिंह और मुंडावर थाना अंतर्गत बल्लूवास निवासी संदीप यादव पुत्र वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 8 जिंदा कारतूस, 12 बोर छुरा, लाठी डंडे में अन्य हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के अन्य 3 साथी जंगल में रात्रि का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। रामगढ़ भाजपा मंडल की ओर से जन समस्याओं को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने बताया कि राज्य की जनता कांग्रेस के 4 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सरकार द्वारा पिछले 3 साल से पहले ही फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा है और अब इसमें भी दर बढ़ाने से आम जनता के साथ छलावा किया गया है। पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान है, लेकिन सरकार महंगाई राहत कैंप लगाकर अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाटा ने कहा कि यदि
जुबेर खान को हिंदू 30% वोट मिलता है, उसके बाद ही वे जीते हैं। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी को मुस्लिम वोट 1% भी नहीं मिलते। फिर भी जुबेर खान कहते हैं कि मुझे हिंदुओं के वोट नहीं मिलते हैं। राजस्थान में फिर से भाजपा का परचम लहराएगा। इस मौके पर जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस की नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ आज रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया है, जो कि सरकार द्वारा एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि हम बिजली के बिलों में 100 यूनिट माफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्यूल चार्ज को बढ़ाकर ये लोगों की जेब से गुप्त रूप से पैसा छीन रहे हैं। तो पब्लिक को पता भी ना लगे, पब्लिक बर्बाद भी होती चली जाए और हमारी झूठी योजना जिसका कोई महत्व नहीं, वो योजना उनको पसंद आए, ये झूठ का वोट लेना चाहते हैं। और लोग आज इतने परेशान हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इतनी समस्या हो चुकी है कि राहत कैंप, इन्होंने राहत कैंप लगाया, राहत कैंप की बजाय लोग बेचारे घूम रहे हैं कि कोई हमको पानी दे दे, बिजली आती नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन आज किया है भाजपा ने, और हम सभी पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ सब उपस्थित रहे। और हमने ये अशोक गहलोत सरकार को ये चैलेंज दिया है कि आने वाले समय में, तो उसका समय है ही नहीं, भाजपा की सरकार आने वाली है, अपना परचम लहराने वाली है, मगर जो 4 महीने तेरे हैं, ये 4 महीने तो गर्मी से सही निकाल दे अशोक गहलोत सरकार, यही हम कहना। जुबेर खानी कहते थे कि मुझे हिंदुओं की वोट नहीं आती, मैं कहता हूँ 30% हिंदुओं की वोट आती है, और उन्होंने कहा मुझे हिंदुओं की वोटों की कोई परवाह नहीं। मेरे साथियों, अगर हिंदू अगर वोट उनको देता है तो मैं कहता हूँ उनको जानता है, उनको बीजेपी को वोट देनी चाहिए। और एक कौम से कभी भी जिंदगी में कोई आदमी नहीं बढ़ सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं सरदारों की वोट से बढ़ूंगा, कभी नहीं बढ़ सकता। सातों कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक कह रही है यार, ये 4 साल जैसे लग रहे हैं, ये कैसी सरकार आ गई जिसका समय निकलने में नहीं आ रहा। 4 महीने भी 4 साल की तरह लग रहे हैं। अभी महिलाएं आई थी, पानी की समस्या है, अरे आपने नगर पालिका बना दिया। क्यों बनाया नगर पालिका, जब इस नगर पालिका में सुविधा नहीं है? मिलेगा, कस्बे में कोई सुविधा नहीं है। कॉलेज की बात करें तो हवा में चल रहा है कॉलेज, आज तक आपने कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई, कोई जमीन नहीं दिखाई, और ऐसी नगर पालिका बना दी, ऐसा विकास कर दिया जो आपके जयपुर वाले कार्यालयों के कागजों में पड़े हैं, यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं आया। और ऐसी निकम्मी सरकार को लेकर पब्लिक आज इतना परेशान है कि शायद ये विधायक अपने अपने क्षेत्र में जब आएंगे और इनका कार्यकाल खत्म होगा तो शायद इनके बदन पर कुर्ते और पजामे नहीं बचेंगे, इनका वो हाल करेगी ये पब्लिक। और मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत की इस निकम्मी सरकार से, यहाँ के विधायक से, कि तुमने 4.5 साल अपने निकम्मेपुणे में निकाल दिए, और 4 महीने गर्मियों का समय चल रहा है, अब भी तुम बिजली काट रहे हो, पानी नहीं दे रहे। वहाँ का फीडर कहाँ से ढूंढना चाहिए, ये आपकी समस्या है। पब्लिक की समस्या को सुलझाओ, राहत कैंप लगाने चले, राहत कैंप में एक पब्लिक नहीं। तिजारा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा पर भिवाड़ी की क्रॉसमोस्ट ग्रीन सोसाइटी के बिल्डर के कहने पर गुरुवार को गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर पीड़ित उमाशंकर शर्मा द्वारा शुक्रवार को भिवाड़ी फूलबाग थाने में नामजद लिखित शिकायत दी गई। लेकिन भिवाड़ी पुलिस द्वारा शुक्रवार तक भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके विरोध में भिवाड़ी बार एसोसिएशन और तिजारा बार संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करते हुए राजस्थान सरकार और भिवाड़ी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों पर मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भिवाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष दायमा ने बताया कि इस मामले में आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 11 वकीलों की एक टीम बनाई गई है। इस टीम के द्वारा इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं तिजारा बार संघ के अध्यक्ष विजय सिंह खटाना ने बताया कि कुछ दिन पहले भी कुछ बदमाशों द्वारा एक महिला अधिवक्ता पर हमला किया गया था, जिस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए मामले को दबाने का प्रयास किया। अब दोबारा से सीनियर वकील उमाशंकर शर्मा पर महेंद्र यादव और मुकुल कपूर के कहने पर 5 से 7 गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया और पुलिस ने उनकी FIR तक दर्ज नहीं की। अगर पुलिस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अधिवक्ताओं द्वारा भिवाड़ी सहित तिजारा न्यायालय का सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। साहब हमारे साथी वकील हैं उमाशंकर, पूर्व बार अध्यक्ष तिजारा। उनके बेटे को एक चोट लगी थी कॉस्मोस सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के टाइम 2-3 साल पहले की घटना है, जिसके एवज में उन्होंने एक लिखित में रिपोर्ट दी थी बिल्डर के खिलाफ। बिल्डर ने पुलिस से साझबाज होकर के और ठेकेदार को उसमें मुलजिम बनाया था और उन्होंने एक क्लेम का केस भी डाल रखा है। कल दोपहर को कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सोसाइटी में अवैध तरीके से, तो वकील साहब ने उसका विरोध किया कि प्रॉपर जो है नियम के अनुसार आप कंस्ट्रक्शन का काम करिए। उसके बाद सोसाइटी के गुंडों ने
मैनेजर ने सोसाइटी के गुंडे बुला करके और वकील साहब के साथ मारपीट की घटना की। इसकी कोई लिखित में शिकायत आप लोगों ने? लिखित में शिकायत हमने कल दोपहर दे दी थी फूलबाग थाने में। अभी तक उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और अगर इसमें FIR दर्ज नहीं होती है तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे भिवाड़ी कोर्ट में और तिजारा बार, दोनों बारें। कौन सी सोसाइटी का मामला है ये? कॉस्मोस सोसाइटी अलवर बाईपास, कॉस्मोस ग्रीन। तो क्या उच्च अधिकारियों से आप मिले, बातचीत हुई आपकी पुलिस के अधिकारियों से? पुलिस अधिकारियों से मिले हैं। पुलिस अधिकारी ने हमें कल आश्वासन दिया था कि इसमें FIR हम दर्ज कर लेंगे, किंतु अभी तक कोई FIR दर्ज इसमें नहीं है। पीड़ित के क्या कोई गंभीर चोट आई है, गहरी लगी? पीड़ित को गंभीर चोटें तो नहीं है, अभी मेडिकल उनका अंदरूनी उनको चोटें हैं। मुंडावर के समीपवर्ती गांव अजरका में सड़क के बीचों बीच बिजली का पोल आए दिन हादसे को आमंत्रण दे रहा है। इसे बिजली विभाग की लापरवाही कहें या फिर सड़क का निर्माण करने वाली एजेंसी या फिर PWD विभाग की अदूरदर्शितापूर्ण कार्यशैली। सड़क निर्माण में इन दिनों विभाग ने घोर लापरवाही बरती है। दोनों विभाग इसके लिए बराबर के जिम्मेवार हैं। इस दिशा में दोनों विभागों की नींद कब खुलेगी कहना मुश्किल है, या फिर यह कह सकते हैं कि इस पोल से किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार इन विभागों को है। इस पोल से रात्रि के अंधेरे में टकरा जाने से किसी भी वाहन चालक की बड़ी क्षति हो सकती है। इस मार्ग पर लगातार छोटी गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सड़क के बीच एक नहीं अनेक पोल हैं जो किसी भी वक्त बड़ी घटना को आमंत्रण दे सकते हैं। टपुकड़ा कस्बे के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में 90% से अधिक अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक नरेंद्र गर्ग द्वारा स्थापित फ्लोएम स्कूल टपुकड़ा के 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं क्षेत्र के बूढ़ी बावल कस्बे के विवेकानंद मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय और न्यू टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय के करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। फ्लायम स्कूल की अफरोज, प्रतीक गर्ग और सानिया ने 94.40% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं प्रांजलि, प्रिया, मोहित वर्मा, हर्ष, झलक, सोनी और जतिन ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं विवेकानंद मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी बावल के छात्र मोहित ने 98% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि वसुंधरा, वैशाली, अंजलि शर्मा, सैजल, रेखा, मंदिर ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। न्यू टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी बावल के छात्र लोकेश चौहान, हर्षित, लव गुप्ता, समरीन तथा सानिया ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि विजडम वर्ड स्कूल की छात्रा प्राची यादव ने 93.40% अंक लेकर अपना परचम लहराया। सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वहीं विद्यालय स्टाफ ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके परिजनों को बधाई दी। फ्लोएम नाम का पौधा मेरी चेयरमैनशिप में ही लगा था। अब हमारे बेटे बुनेश और आकाश इसको संभाल रहे हैं और दिन पर दिन ये पौधा पुष्पित और पल्लवित होता जा रहा है और फलों से युक्त होता जा रहा है। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 9 बच्चे 90% से ज़्यादा लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस साल 9 बच्चे 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आए हैं और रिजल्ट भी 100% रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी हमारे बच्चे निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ऐसी हम प्रयास करेंगे और ईश्वर से भी कामना है। बच्चों और गार्जियंस को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अफरोज है, मैं फ्लोएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती थी। मेरे 94.80% बने हैं। जैसे आपने इतने अच्छा स्कोर किया है तो पढ़ाई का जो शेड्यूल था एग्जाम पे टाइम क्या था और बाकी जो पूरा सेशन उसमें किस तरह से पढ़ाई करते थे आप लोग? मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मुझे जब टाइम मिलता था मैं तभी पढ़ती थी काम से फ्री होकर। और मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी जो मुझे अंजाम लगाया इसके लिए, रिजल्ट के लिए। और इसका जो श्रेय है, आप जो सपोर्ट है, जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने टीचर्स को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। भविष्य में क्या बनने का लक्ष्य है, क्या टारगेट है आपका? मेरे भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनने का टारगेट है। मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के वर्ष 2023 के होने वाले चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की बैठक आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में प्राप्त आपत्तियों के बाद संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। 18 व 19 मई को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए 9
उपाध्यक्ष के लिए 9, सचिव संयुक्त सचिव के लिए 6, पुस्तकालय सचिव के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 2, वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। इस मौके पर चुनाव अधिकारी राजेंद्र जैन और कमल सिंह रावत सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि नामांकन भरने की प्रक्रिया के बाद 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 20 मई को उम्मीदवारों की सूची चस्पा होगी। 23 मई को दोपहर 1 बजे तक शेष नामों की सूची चस्पा कर 26 मई को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। तत्पश्चात 26 मई को ही शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती कर विजेता प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग करने के लिए अधिवक्ताओं से आईडी प्रूफ लाने की अपील की है। देखिए, जिला अभिभाषक संघ के जो 26 तारीख को चुनाव होने हैं, उनमें आज तक अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें श्री राकेश कुमार शर्मा बिट्टू, अनिल वशिष्ठ, विनोद कुमार जी, राजेश कुमार गुप्ता, उदय सिंह राठौड़, महेश गौड़, पंकज गोपालिया, भोला राम शर्मा, जितेंद्र शर्मा, जीतू। उपाध्यक्ष पद पर भी 9 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें श्री मोहित कौशिक, वीरेंद्र सिंह डागुर, भूरे खां, अभिषेक सिंह भदौरिया, सतीश कुमार, राम लखन सिंह भैंसला, नवल शर्मा, दौलत राम घायल, अमित पंचोली। सचिव पद पर कुल 7 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सुश्री प्रेरणा साहनी, महेश कुमार गोठवाड़, सुरेंद्र सिंह, पूनम रानी, अजय यादव के 2 फार्म आए हैं। हिमांशु बगरट्टा के भी 2 फार्म आए हैं। रवि कुमार शर्मा। संयुक्त सचिव पर कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। खुशबू मीणा, प्रतिपाल सिंह, योगेश कुमार यादव, श्रीमती मीराबाई जैन, संदीप बेनीवाल, जयश्री के भी 2 फार्म प्राप्त हुए उनको। पुस्तकालय सचिव पर केवल 3 प्रत्याशी हैं, कृष्णा सैनी, रेखा, दीपा शर्मा। कोषाध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार हैं, अजय धार, मुकेश गौड़। सदस्य कार्यकारिणी में कुल 12 प्रत्याशियों ने अपने फार्म जमा कराए, जिनमें अजय कौशिक, रोशन सिंह, जलालुद्दीन, इरशाद खान, रिपुदन चौधरी, सोनिया, सुभाष चंद्र स्वामी, गौतम श्री प्रकाश, सौरभ शर्मा, नीतू सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार प्रजापति, योगेश कुमार यादव। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त होने के बाद में सभी प्रत्याशियों के नामांकन की जांच की गई। सभी फॉर्म सही पाए गए और कल 20 और 2 दिन की छुट्टी के अवकाश के बाद 23 तारीख को नामांकन वापसी करने की 1 बजे तक की तारीख है। कुछ अगर संभव हुआ चुनाव का तो 26 तारीख को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव होगा। मतदान के दौरान हम सभी अभिभाषक बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि अपना आईडी प्रूफ साथ लेकर आएँ। ये हमारी प्राथमिकता होगी। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल गोविंदगढ़ द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि देश में जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, वहीं राजस्थान में जनता को गुमराह और झूठ बोलकर सत्ता में आई सरकार से जनता की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। गहलोत सरकार के 4.5 साल के कुशासन में आपराधिक मामले एवं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, दलितों पर अत्याचार, हत्या, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, लूटमार, बलात्कार, अवैध खनन आदि में सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही है। पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई सारी भर्तियां पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इसी प्रकार बेरोजगारों एवं संविदा कर्मियों को भत्ता नहीं दिया जाकर संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी ढकोसला साबित हो रहा है। अलवर जिले में पेयजल की समस्या समाधान के लिए सिलीसेड और 12 पियर का पूरा पानी जयसमंद बांध में लाया जावे, वहीं कैनाल पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। अलवर शहर में सिंगल और 3 फेज ट्यूबवेल का रखरखाव सही प्रकार से किया जाकर शहर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय हरि सिंह सोलंकी, सहदेव सिंह, मेजर धीर सिंह चौधरी, रविंद्र शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं जो परिस्थिति आज आप लोगों के सामने उसको कुछ तथ्यों के साथ समझाऊंगा। हमने ज्ञापन देने का समय तय कर लिया था, एसडीएम साहब को बता दिया था। मुझे यकीन है कि एसडीएम साहब को सूचना हो गई होगी कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और सत्य को बताएंगे। सांच को आँच नहीं, ये बात सभी ने सुनी होगी। हमारी परिस्थिति देखते हुए, हमारी संख्या देखते हुए और सच का सामना नहीं करने की हिम्मत की वजह से एसडीएम साहब महोदय यहाँ से फरार है। ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी उपचुनाव हुए थे अभी, उस समय भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब थे। मेरे को समझ में नहीं आता कि जब सूचना थी, सब कुछ था, सत्य को सामना करने की इतनी भी क्षमता नहीं है आपके अंदर। उसकी वजह ये है, एक तरफ आपने राहत शिविर लगा रखा है,
बिजली के बिल को आपने 50 पैसे की सब्सिडी दी है और 1 रुपया बढ़ा दिया। ये क्या नीति है आपकी? हमारी समझ से बाहर है। अधिकारियों का ऐसा रवैया, आपका ज्ञापन ले रहे, आपका पर्चा वापस ले रहे, क्या कारण है? ये स्पष्ट है, हर आम आदमी जानता है, बच्चा बच्चा बोल रहा है कि ये सारे निर्देश कांग्रेस की विधायक साहिबा के। इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी है कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर, किसी सरकार के अंदर, किसी विधायक के अंदर सच का सामना करने की हिम्मत है कि नहीं है? सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता आते हैं, आम पब्लिक आती है, जनता आती है, उसके सामने ये लोग जवाब देने की क्षमता नहीं रखते हैं, सवालों से दूर भागते हैं और समय आने पर समय से पहले ही इधर उधर नदारद हो जाते हैं। पूरे राजस्थान में प्रत्येक उपखंड कार्यालयों पर राजस्थान में जो बढ़ती महंगाई है, बिजली की दरें जो है, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो लूट मचा रखी है राजस्थान की सरकार ने, उसके खिलाफ एवं जो पानी की किल्लत से जूझ रहा है हमारा अलवर जिले की अगर हम बात करें तो जल्दी ही डार्क जोन में आने वाली स्थिति में हमारा अलवर जिला हो गया है। इसके विरोध में ये एक ज्ञापन प्रदर्शन दिया गया है। फ्यूल सरचार्ज आप देखेंगे कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर एक धोखा समाज के साथ किया जा रहा है और फ्यूल सरचार्ज अभी 1 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया गया है। ये जनता जो ऑलरेडी महंगाई की मार को झेल रही है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें एक और ऐड करके कहीं ना कहीं अपने चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजस्थान सरकार के मंत्री ही राजस्थान सरकार के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री हिमाराम जी चौधरी, जिनके लिए बीजेपी वाले भी जिनकी कसम खाते हैं, वो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप सिद्ध करके तो बता कि हमने पैसे लिए हैं। ऐसी जो निकम्मी नाकारा सरकार जो आपस में ही फूट चुकी है। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि ये जो सास और बहू के जो झगड़े में राजस्थान की जनता जो पिस रही है, तो राजस्थान की जनता को सारा कुछ समझ में आ गया है। राजस्थान की जनता ने अपना मूड बना लिया है और उस मूड के आधार पर राजस्थान की जनता जल्द ही 4 महीने बाद जो आम चुनाव राजस्थान के होने वाले हैं उसमें अपना उत्तर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना है कि अधिकारी जी किसी कैब में चले गए हैं और हमारे मंडलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जो कर्मचारियों को ज्ञापन दे दिया। हमें बहुत दुख है इस बात का कि एसडीएम साहब हमें नहीं मिली है और इस बात की हमको लेकर हम शिकायत हमारे पदाधिकारियों से ऊपर तक करेंगे। ये गलत नीति है भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिन पहले हमारे चुनाव भी होते और चुनावों के कारण भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब हो गई। सरासर कांग्रेस विधायक की चाल है, ये पूरी गुंडागिर्दी है उसकी, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे और 4 महीने बाद हम इनको सबक सिखा देंगे और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ के फेंकेंगे। हमारी राजस्थान के अंदर 180 सीट कम से कम आएंगी और बहुत धुआंधार स्थिति में हम सरकार बनाएंगे। जनता भारी परेशान है, बिजली से परेशान, पानी से परेशान और यहाँ तक कि पुलिस थानों में जैसे टोल की तरह, नाके की तरह यहाँ के थाने के अड्डे चल रहे हैं। सभी को देखते हुए सभी कार्यकर्ता के घरों पे छापे पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के अंदर अगर बिजली में छापे मारे जबरदस्ती तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर छापे मारे। इसी के साथ हम पूरे तन मन से लगकर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।